नमस्कार विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपने जो प्यार दिया वीडियोज़ को, जो आपने पिछली कक्षाओं के आपने व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के पार्ट फर्स्ट के अंदर जो आपने वीडियो को शेयर किया, लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया, अपने मित्रों के साथ जो आपने शेयर किया, आपको इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आज हम संस्कृत व्याकरण के पार्ट 2 के अंदर संस्कृत की सामान्य वर्णमाला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वर्णमाला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। उससे पहले किसी ने क्या खूब कहा है, परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है, हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में ये सारा जहां होता है। तो विद्यार्थियों, आपको हिम्मत के साथ अध्ययनरत रहना है, इस महामारी का मुकाबला करना है डट करके। और हम अभी आज का जो संस्कृत व्याकरण पार्ट 2 जो संस्कृत की सामान्य वर्णमाला है उसको प्रारंभ करते हैं। बीच बीच में बात करते रहेंगे आपसे। चलो, हमारा आज का टॉपिक है संस्कृत की सामान्य वर्णमाला। संस्कृत की सामान्य वर्णमाला। संस्कृत की सामान्य वर्णमाला। देखिएगा विद्यार्थियों, संस्कृत की सामान्य वर्णमाला में सबसे पहले हम बात करते हैं कि संस्कृत की सामान्य वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। फिर हम वर्ण के बारे में भी बात करेंगे, वर्ण से क्या तात्पर्य है, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कुल वर्णों की संख्या। ये नॉर्मल सी जो बातें हैं जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। कुल स्वर, संस्कृत की सामान्य वर्णमाला में कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है और कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, ये सब हम पहले यहाँ से जानेंगे। और इसके साथ में कुछ हम और पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलेंगे। संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या, संस्कृत की सामान्य वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या कितनी है, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है। विद्यार्थियों, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है विद्यार्थियों, और अर्ध स्वरों की संख्या, अर्ध स्वरों की संख्या, ये सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न रहते हैं। बाकी तो हम बात करेंगे आगे वर्णमाला के अंदर। वर्णमाला के अंदर हम चल रहे हैं अभी। तो वर्णमाला में देखिएगा, वर्ण किसे कहा जाता है। वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण किसे कहते हैं विद्यार्थियों? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। हालांकि संस्कृत के प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर कभी भी परिभाषाओं को नहीं पूछा जाता, यहाँ पर सीधे डायरेक्ट लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमें इसी रणनीति के थ्रू हमें यहाँ पर तैयारी करनी है और उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर संस्कृत के अंदर जो आपके ये मैं जो वीडियोस लेके आ रहा हूँ, जो आपने सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके कहा कि प्रारंभ से ही आरंभ कीजिए, मतलब संस्कृत 0 लेवल से शुरू कीजिएगा। बिल्कुल 0 लेवल से। हम माहेश्वर सूत्र जो प्रथम टॉपिक जो हमारा संस्कृत व्याकरण पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, माहेश्वर सूत्राणी। उसके बाद में आज हम सामान्य वर्णमाला, तत्पश्चात पाणिनि की संस्कृत वर्णमाला, उसके पश्चात उच्चारण स्थान, प्रयत्न और संज्ञा सूत्राणी को पूर्ण करते हुए अगले टॉपिक संधि, समास, कारक, अव्यय, उपसर्ग, समय ज्ञानम, संख्या ज्ञानम इत्यादि टॉपिकों की ओर हम चलेंगे। तो विद्यार्थियों, आप इस चैनल पर अगर नए हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों को प्रेरित कीजिएगा इसको सब्सक्राइब करने के लिए, और इसको चैनल वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी करते रहिएगा विद्यार्थियों। और दूसरे ग्रुप्स के अंदर जो आपके जिन जिन ग्रुप्स के अंदर आप व्हाट्सएप और फेसबुक पर जुड़े हुए हो और टेलीग्राम पर जुड़े हो, उसके अंदर भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए बहुत ही शानदार 0 लेवल से जो है आपके हैं, जहाँ से प्रश्न, परीक्षक कहाँ से प्रश्न बढ़ा सकता है, वो चीज़ें आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकूँ। तो देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण किसे कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है विद्यार्थियों। संस्कृत की सामान्य वर्णमाला में, संस्कृत की सामान्य वर्णमाला में वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या विद्यार्थियों, यहाँ पर कुल वर्णों की संख्या हो जाएगी 46। कितनी हो जाएगी? 46। जिसे संस्कृत में विकल्प के रूप में आपको किस प्रकार से मिलेगा वो देखिएगा आप।
यह आपको विकल्प के रूप में मिलेगा षड्चत्वारिंशत्, षड्चत्वारिंशत् के रूप में विकल्प के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा विद्यार्थियों। कुल स्वरों की संख्या यहाँ पर विद्यार्थियों, कुल स्वरों की संख्या 13, जिसे हम संस्कृत के अंदर लिखेंगे त्रयोदश। क्या लिखेंगे? त्रयोदश। इस प्रकार से आपको विकल्प देखने को मिलेगा। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या यहाँ पर विद्यार्थियों आपके 33। कितनी है विद्यार्थियों? 33। और इसका विकल्प आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका त्रयस्त्रिंशत्। क्या मिलेगा विद्यार्थियों? त्रयस्त्रिंशत्। अब देखिएगा मूल स्वर कितने हैं संस्कृत के अंदर। मूल स्वर अक प्रत्याहार के वर्ण, किस प्रत्याहार के वर्ण विद्यार्थियों? अक प्रत्याहार के मूल स्वरों की संख्या कितनी है विद्यार्थियों? 5। संस्कृत में विकल्प मिलेगा जिसके पीछे विसर्ग नहीं होगा, पंच के रूप में आपको विकल्प मिलेगा, विसर्ग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है विद्यार्थियों? एच प्रत्याहार संयुक्त स्वरों की संख्या 4, जिसके अंदर आपको विकल्प मिलेगा चत्वार, और पुल्लिंग के चत्वार के पीछे विसर्ग होता है। और उसके बाद अर्ध स्वरों की संख्या कितनी विद्यार्थियों? ये प्रश्न आपके लिए संस्कृत में अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है, मैंने ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से मैंने आपको अर्ध स्वरों को समझाया है। कितने 2 होते हैं या 4 होते हैं या 3 होते हैं या 5 होते हैं, मैंने आपको अच्छे से बताई। कमेंट बॉक्स में आपके लिए प्रश्न आज का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और वर्णों को अर्ध स्वरों को लिख करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। ये आपके हम वर्णमाला के अंदर देखा हमने, सामान्य संस्कृत वर्णमाला में भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। हालांकि परिभाषाएं संस्कृत में नहीं पूछी जाएगी, तो आपको ज़्यादा परिभाषाएं रटने की आवश्यकता नहीं है। कुल वर्णों की संख्या 46 षड्चत्वारिंशत् विकल्प के रूप में प्राप्त होगा आपको। कुल स्वरों की संख्या सामान्य संस्कृत वर्णमाला में 13, जो त्रयोदश, पीछे विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। व्यंजन वर्णों की संख्या 33, जिसे संस्कृत में त्रयस्त्रिंशत् क्या कहेंगे विद्यार्थियों? त्रयस्त्रिंशत्। मूल स्वरों की संख्या आपके पंच अक प्रत्याहार के माध्यम से, अई उन रिल ऋग के माध्यम से, आपके अक प्रत्याहार का जो आपने निर्माण किया, आदि प्लस मध्य प्लस अंत के माध्यम से 5 मूल स्वर होते हैं संस्कृत की सामान्य वर्णमाला में। पाणिनि की वर्णमाला में माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, सबके अनुसार जो आपके संयुक्त स्वर हैं उनकी संख्या 4, अर्ध स्वरों की संख्या, ये आपके लिए आज का प्रश्न है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आपसे यहाँ से वर्णमाला से ऊपर से यदि प्रश्न पूछा जाता तो इस प्रकार से पूछा जाएगा। फिर जैसे संयुक्त स्वर हैं, अर्ध स्वर हैं, उष्म व्यंजन वर्ण हैं, इनके अंदर आपको क्या है कि क्रम के अनुसार भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वो अभी हम क्रम के अनुसार जो है उसके माध्यम से हम देखते हैं। चलो आइए हम शुरू करते हैं संस्कृत की कुल वर्णों के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे हम स्वर वर्णों की, 2 प्रकार से जिसे विभाजित किया गया है। एक आपके विभाजित किया गया है इसके अंदर आपके स्वर वर्णों के रूप में संस्कृत की सामान्य वर्णमाला के वर्णों को, दूसरा इसके अंदर विभाजित किया जाएगा आपके व्यंजन वर्णों को। तो यहाँ पर हमने कितने यहाँ पर वर्ण लिए? 46 सामान्य संस्कृत वर्णमाला में, याद रखिएगा 46। पाणिनि के अंदर 63 से 64 वर्ण होते हैं कुल, और 46 जो वर्ण होते हैं इन्हें 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है विद्यार्थियों। पहला है ये स्वर वर्ण। कैसे वर्ण है? स्वर वर्ण कहा जाता है इनके बारे में, स्वयं राजन्ते, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, अर्थात ऐसे वर्ण जो स्वयं स्वतंत्र वर्ण हो, जिन्हें उच्चारित करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उससे हम क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। और स्वर वर्णों की यहाँ पर संख्या कितनी है ये बात करेंगे। पहले हम संख्या की, उसके बाद में इसका हम विभाजित करेंगे। संख्या विद्यार्थियों यहाँ पर स्वर वर्णों की जो संख्या है वो 13 है। क्या है? 13, जिसको हमने संस्कृत में विकल्प के रूप में लिख चुके हैं, आप याद रखना, त्रयोदश कहेंगे। और इन्हें 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक इसके अंदर आता है विद्यार्थियों ह्रस्व स्वर वर्ण। क्या आता है? ह्रस्व स्वर वर्ण। दूसरा विद्यार्थियों इसके अंदर आता है, वो आता है दीर्घ स्वर वर्ण। क्या आता है विद्यार्थियों? दीर्घ स्वर वर्ण। अब देखिएगा ह्रस्व स्वर वर्ण, इन्हें हम एक मात्रिक वर्ण कहेंगे। कैसे कहेंगे? एक मात्रिक वर्ण कहेंगे। बताया मैंने आपको, एक मात्रा वाले वर्ण है। कैसे मात्रा? एक मात्रिक, एक मात्रा वाले वर्ण कहेंगे। और विद्यार्थियों ह्रस्व जो वर्ण होते हैं इन्हें मूल स्वर के माध्यम से भी हम जानेंगे, मूल स्वर। और इनकी संख्या विद्यार्थियों कितनी होगी? इनकी संख्या होगी ह्रस्व स्वरों की 5 होगी। कौन कौन से ह्रस्व स्वर हैं? तो देखिएगा यहाँ पर ये जो मूल स्वर है 5 है, पंच है। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, ली। किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं विद्यार्थियों। अक प्रत्याहार का निर्माण कीजिएगा आप, निर्माण करके बताइएगा किस प्रकार से इसका निर्माण होता है।
फिर इसके आगे हम चले तो 2 नंबर पे यहाँ पर हमने विभाजित किया, और वो क्या था आपके दीर्घ स्वर वर्णों के माध्यम से। दीर्घ स्वर वर्ण विद्यार्थियों, दीर्घ स्वर वर्ण जो हैं ये द्विमात्रिक वर्ण। कैसे हैं? 2 मात्राओं वाले द्विमात्रिक वर्ण इन्हें कहा जाता है। 2 मात्राओं वाले वर्ण अर्थात दीर्घ अ प्लस अ बराबर दीर्घ दीर्घ अर्थात आ, ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई अर्थात 2 ई की छोटी ह्रस्व ई की मात्राएं मिलने से दीर्घ ई की मात्रा का निर्माण हो गया। इसी प्रकार उ और री का कभी भी दीर्घ स्वरूप नहीं होता। री का विद्यार्थियों क्या होता है? दीर्घ स्वरूप नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर परीक्षक आपसे प्रश्न पूछ सकता है, री प्लस री बराबर क्या होगा? ह्रस्व री ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और फिर देखिएगा द्विमात्रिक वर्ण कौन कौन से विद्यार्थियों इसके अंदर वर्ण, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है विद्यार्थियों 8। कितनी होती है? 8। और कौन कौन से हैं वर्ण? तो देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर हम बात करते हैं इनके वर्णों के बारे में। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री का दीर्घ स्वरूप होता नहीं है, और संयुक्त स्वर जो आपका ए, ओ, आई और औ। अब विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये ए, ओ, आई, औ, ये इनका समुचित सही क्रम है। पहले ह्रस्व मात्रा वाले दोनों वर्ण आएंगे, मतलब छोटी मात्रा वाले एक मात्रा वाले पहले 2 वर्ण आएंगे, फिर डबल मात्रा वाले दो मात्रा वाले वर्ण आएंगे। तो यहाँ पर ए और ओ ये गुण संधि के वर्ण है विद्यार्थियों, आई और औ ये वृद्धि संधि के वर्ण हैं। ये एच प्रत्यार के अंदर आते गाते हैं, इन्हें संस्कृत के संयुक्त स्वर कहा जाता है। इनका ये सही क्रम है, और ये प्रश्न अधिकांश परीक्षाओं के अंदर निर्मित हो चुका है, और प्रश्न निर्मित होने की संभावना भी यहीं से भी रहती है। फिर विद्यार्थियों हम नंबर 2 पर चलेंगे। एक हमने स्वर वर्णों में विभाजित किया, दूसरा हमने इसके अंदर इसको की विभाजित किया व्यंजन वर्णों के रूप में। किसके अंदर किया? व्यंजन वर्ण के रूप में विभाजित किया। इन्हें विद्यार्थियों अर्ध, जो ये आपके हैं हलंत वर्ण, इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हलंत वर्ण। और विद्यार्थियों इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है। अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है। कादयो मावसाना इन्हें कहते हैं, कादयो मावसाना, कादयो मावसाना। विद्यार्थियों कादयो मावसाना से आप ये ध्यान रखिएगा कि कादयो मावसाना जो है इसका मतलब क से लेके म तक सीधा आपको डायरेक्ट याद रखना है। और क से लेके म तक जो है ये जो आपके कादयो मावसाना है, ये क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन वर्णों के अंतर्गत आएंगे। किसके अंदर आएंगे विद्यार्थियों? स्पर्श वर्ण जो है व्यंजन वर्ण है, स्पर्श, उसे हम क्या कादयो मावसाना भी कहते हैं। अर्धमात्रिक है, हलंत वर्ण है। व्यंजन वर्णों की पहले तो हम संख्या के बारे में बात करेंगे, तो इनकी संख्या विद्यार्थियों हो जाएगी, और वो संख्या होगी 33, 63, 63। 33 के अंदर इन्हें 3 प्रकार से विभाजित किया जाएगा। पहला आपका यहाँ पर आ जाएगा विद्यार्थियों स्पर्श व्यंजन वर्ण। कैसे वर्ण है? स्पर्श व्यंजन वर्ण। और इनकी संख्या विद्यार्थियों कितनी है? पंचविंशति 25, और इन्हें कादयो मावसाना भी कहा जाएगा, कादयो मावसाना। और इनका वर्ग मैं लिख देता हूँ, आपको पता ही है, और इनका सही क्रम याद रखना है। पहले आएगा क वर्ग से कु, चु, टू, तू और पु। क वर्ग के 5 वर्ण, च वर्ग के 5 वर्ण, ट वर्ग के 5 वर्ण, त वर्ग के 5 वर्ण और प वर्ग के 5 वर्ण। इन्हें उदित व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है विद्यार्थियों। का क्या कहा जाता है? उदित। उदित मतलब ऊ की इत संज्ञा होने के कारण क के अंदर व्यंजन वर्ण अर्धमात्रिक वर्ण है, और इसके अंदर आपके हलंत वर्ण है। अतः इनके अंदर ऊ स्वर की मात्रा जोड़ दी। ऊ स्वर की जब हमने मात्रा जोड़ दी तो ऊ को जब हम इत संज्ञा कर देंगे, ऊ की इत संज्ञा उपदेश अजनुनासिक इत सूत्र से कर देंगे। षड इत संज्ञा या सूत्राणी प्रथम सूत्रेण इत संज्ञा कर दी जाएगी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर क्या है? क, च, ट, त, प बच जाएगा। फिर नंबर 2 पर अंतस्थ व्यंजन वर्ण संख्या 4, चत्वारः 4, य, व, र, ल। ये इनका समुचित क्रम भी है, और इसको आपको क्रमपूर्वक याद रखना है। हिंदी में अलग है, संस्कृत में य, व, र, ल, इस प्रकार से इनका सही क्रम। और इन्हें यण प्रत्याहार के वर्ण कहा जाता है, इन्हें अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तीसरे नंबर पर हम इसको विभाजित करेंगे, और वो है आपका उष्म व्यंजन वर्ण। इनकी संख्या भी विद्यार्थियों 4 हैं, और ये हैं क्रमपूर्वक
सबसे पहले तालव्य श, तत्पश्चात मूर्धन्य श, तत्पश्चात दंत्य श, तत्पश्चात ह वर्ण आएगा संख्या, और इन्हें सल प्रत्याहार के वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? सल प्रत्याहार के वर्ण भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये विद्यार्थियों 33 और 13 कितनी होगी संख्या इनकी? 46, 44, त्रयोदश, त्रयस्त्रिंशत्। इस प्रकार से ये आपकी सामान्य वर्णमाला के अंदर वर्ण। आपके लिए एक प्रश्न रहेगा यहाँ पर, एक प्रश्न तो मैंने आपको दे ही दिया है कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, संख्या कितनी होती है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर देना है। साथ में आपके एक प्रश्न मैं आपको दे देता हूँ कि अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं, और अयोगवाह वर्णों का प्रयोग सामान्य संस्कृत वर्णमाला में इनकी गणना के रूप में किया जाता है या नहीं किया जाता है। ये प्रश्न आज के लिए आपका प्रश्न है। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? ये जो अयोगवाह वर्ण है इनका सामान्य संस्कृत की वर्णमाला में इनकी गणना के रूप में इन्हें रखा जाता है या नहीं रखा जाता है। ये आज का आपके लिए 2 प्रश्न मैंने आपको इस वर्णमाला के माध्यम से दिए। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है कि अयोगवाह वर्ण ये हैं, उनके नाम लिख के बताने हैं, और इनका प्रयोग गणना के रूप में किया जाता है सामान्य संस्कृत वर्णमाला 46 वर्णों के माध्यम से या नहीं, ये आपको बताना है। तो अयोगवाह वर्णों की संख्या, अयोगवाह वर्णों की संख्या आपको बतानी है विद्यार्थियों। अयोगवाह वर्णों की संख्या, अयोगवाह वर्णों की संख्या कितने हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। विद्यार्थियों आज का ये वीडियो आपके संस्कृत व्याकरण पार्ट 2 रीट आर टेट, यूपी टेट, एच टेट, सब के लिए, मतलब जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं पूरे भारत के अंदर, उन सब के लिए संस्कृत सब जगह एक ही है। तो ये इस प्रकार से आपके वीडियोस जो मैंने आपके बना के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आपकी शेयर कर रहा हूँ, आपको अपलोड कर रहा हूँ। आप देखिए, अपने मित्रों को प्रेरित कीजिए, उन्हें भी सूचित कीजिए, और इस वीडियो को अच्छे से देखें। शेयर में कंजूसी ना कीजिएगा। जब मैं आपके डेली प्रतिदिन क्लासें लेके आ रहा हूँ, कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, तो आप शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। प्रत्येक मित्र को आप शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स के अंदर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी इस लिंक को और इस यूट्यूब चैनल के लिंक को आप वहाँ पर शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए शानदार वीडियोज़ लाता रहूँ। आज के 2-3 प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, और कल हम संस्कृत पार्ट 3, संस्कृत व्याकरण पार्ट तीसरा, जो भाग तीसरा, उसके अंदर हम पाणिनि की संस्कृत की वर्णमाला लेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गहनतम गहराइयों के माध्यम से उसका अच्छी प्रकार से अध्ययन करेंगे। तब तक आप भरपूर प्यार दिया आपने पिछले वीडियो का, और इस वीडियो को भी अच्छे से लाइक, शेयर और अच्छी प्रकार से पढ़िएगा। बार बार रिवाइज करके आप इसको पढ़िएगा, ताकि आराम से आसानी से आप कवर कर सको। इस लॉकडाउन के अंदर एक नई पहल के माध्यम से मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियोस और संस्कृत का संपूर्ण कोर्स आपके लिए जो फ्री लाया हूँ, उसका आप मुझे भरपूर प्यार दे रहे हो, मतलब लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके। इसलिए मैं आपके निरंतर संपूर्ण लॉकडाउन के अंदर मैं आपका पूरा का पूरा संस्कृत का कोर्स, संस्कृत की शिक्षण विधियाँ और संस्कृत व्याकरण के टोटल जहाँ पर आपके प्रश्न गलत अक्षर हुआ करते हैं, वो सभी की सभी वही सारा सिस्टम मैं यहाँ पर लेके आऊँगा। उन गहनताओं को आपको, आपके जो अधिगम संस्कृत के अंदर बाधाएं आ रही, उनको दूर करने का प्रयास करूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।